नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने अहम बैठक भी बुलाई है। 31 अक्टूबर को स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बैठक बुलाई है। स्पीकर ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र के आयोजन स्थल पर मंथन किया जाएगा। बैठक में सत्र की तिथि पर भी मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र को लेकर के एक अहम बैठक स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बुलाई। 31 तारीख को यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में सत्र की तिथि पर भी मंथन हो सकता है। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं देहरादून से। हितेश, बताइए, ये जो बैठक होने वाली है 31 तारीख को, इसका मकसद क्या है? जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन की जो विधानसभा की जो सत्र है वो अब शुरू होने जा रहा है। 31 तारीख को जो विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उन्होंने बैठक बुलाई है। इसमें सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे और जो सबसे बड़ी बात है, विधानसभा जो भर्ती घोटाला जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में इस बार उत्तराखंड राज्य में रहा है और जिसने देश भर की जो नेतृत्व है मोदी सरकार वहाँ तक के कानों में भी उसको लेकर बातें उठी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार विधानसभा भर्ती घोटाले को जोर शोर से इस शीतकालीन सत्र में उठा सकता है। जी हितेश, ये शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? क्या ये अभी तक तय नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए 31 अक्टूबर को सभी विधानमंडल दल के जो नेता है वो सभी एक साथ बैठेंगे। इसमें विचार मंथन होगा। हालांकि अभी तारीख तिथि तय नहीं हुई है, जिसको लेकर रितु खंडूड़ी जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। जी हितेश बने रहिए हमारे साथ। तो रितु खंडूड़ी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने 31 तारीख को सभी दलों की बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का आरोप लगाया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की बात पर अपनी पीठ भले ही सरकार थपथपा रही हो, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि यात्रियों की संख्या में यह इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की बेहतर तैयारियों का हवाला देते हुए इसका श्रेय लेना चाह रही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, उलट है। करण मारा ने कहा कि सरकार को मालूम था कि कोरोना के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बावजूद इसके पुख्ता तैयारियां नहीं की गई। खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती नजर आई। वहीं यात्रियों के रुकने के पुख्ता और पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए। केदारनाथ धाम में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। हेलीकॉप्टर कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। कंफर्म टिकट एंड मौके पर कैंसिल कर दिए गए। महंगे दामों पर हेलीकॉप्टर के टिकट बेचे गए ब्लैक में। करण मारा ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है, लेकिन सरकार ने बदइंतजामी बढ़ने पर मौत के आंकड़े तक छुपा लिए और इस तरह सरकार की विफलता से पूरे देश में उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है। कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं गए। बम्पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है, इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ाव में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग तो उनको, कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे। इतने लंबे लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया। तो चारधाम यात्रा संपन्न होने की ओर है और इन सब के बीच सरकार दावे कर रही है कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि बदइंतजामी पूरे यात्रा सीजन में देखने को मिली है। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी देहरादून से सीधे जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हितेश, ये क्या है? करण मारा कह रहे हैं कि चूंकि 2 साल यात्रा नहीं हो पाई, तो जो लोग 2 सालों में यात्रा करना चाहते थे उनकी संख्या उसकी वजह से बढ़ी है, इस वजह से नहीं बढ़ी है कि वहां पर इंतजाम बेहतर थे और संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये करण मारा कह रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद में चारधाम यात्रा शुरू की गई थी और जिस तरीके से 211 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस बार चारधाम यात्रा में हुआ है और 211 करोड़ रुपए यहाँ पर चारधाम यात्रा में
कमाए गए हैं, चाहे वो हेली सेवा हो, चाहे वो कितनी भी ऐसी सेवाएं हैं जिनसे कमाने का जरिया चारधाम के लोगों द्वारा यहाँ पर किया गया है। और दूसरी ओर ये भी कहना उचित होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पर हमला किया है, क्योंकि जिस तरीके से घोड़े खच्चर चारधाम यात्रा में मरे हैं और जो हेली सेवाएं महंगी की गई, ब्लैक में यहाँ पर टिकटें बेची गई, तो ये कहना कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार पक्ष पर हमला कर रहा है, बीजेपी पर हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं करण महारा का जो हमला है वो कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें चारधाम यात्रा में इस बार देखी गई हैं। जी बने रहिए हितेश, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के अहम बैठक हुई है। हरिद्वार डीएम की अध्यक्षता में यहां पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में नहीं पहुंचे जल निगम के अधिशासी अभियंता सीपी गंगवार से डीएम ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, डीएम ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अफसरों की अनुपस्थिति से नाराज हैं डीएम। कैंप कार्यालय रोशनाबाद में हुई है समीक्षा बैठक। हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की कोशिश, कार्यदायी संस्थाओं के आपसी तालमेल पर चर्चा की गई है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। संजय, ये इस बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है प्रधानमंत्री का और लोगों को सुविधा पहुंचाने का। इस मिशन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें रिपोर्ट सौंपनी थी, वही रिपोर्ट सौंपने वाले अधिकारी नहीं पहुंचे डीएम की समीक्षा बैठक में, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए कुंदन, विकास कार्यों को लेकर लगातार ही हरिद्वार जिला प्रशासन हर कदम आगे बढ़ा रहा है और इसी को लेकर तमाम बैठकें भी की जा रही है। हालांकि हर घर जल नल को लेकर भी तमाम यहाँ बैठक की गई और बैठक हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा की गई है। और इसको बैठक में जो मुख्य अधिकारी हैं वो पहुंचे नहीं है। हालांकि इसको लेकर अब अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक योजना है हर घर नल और इसी के तहत तमाम राज्य में कार्य चल रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि यह बैठक हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में की गई है। अब तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की गई है, लेकिन हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे उस वक्त नाराज हो गए जिस वक्त उन्होंने देखा है कि जो इस योजना के मुख्य अधिकारी हैं वही इस बैठक में नहीं पहुंचे, तो उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर की। हालांकि अब उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने जनता से वायदे किए थे, अब उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया है और यही वजह है कि अब लगातार हर जिले में तमाम बैठकें की जा रही है। तमाम उत्तराखंड के जनपदों में बैठक करने के बाद लोगों से एक संदेश दिया जा रहा है कि जो जनता से वायदे किए थे अब वो पूरे किए जाएंगे। कुंदन, बिल्कुल, तो अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। जिलाधिकारी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की है, उस योजना में जो लापरवाही हुई है इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई इस योजना से जुड़ी हुई, संजय, क्या रिपोर्ट बताती है? देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगातार ही सभी जनपदों में कार्य चल रहा है कि हर घर जल और जल से किस तरह नल से किस तरह जल आना है। इसी के तहत तमाम एक सर्वे किया जा रहा है। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों तमाम जगह एक टीम गठित कर वहां से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ एक नल लगाने की प्लानिंग की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार ही बैठकें की जाती है और जिस तरह से हरिद्वार के रोशनाबाद जिला अधिकारी के यहाँ पर एक बैठक की गई और उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्योंकि इस योजना के तहत किस तरह लोगों तक जल पहुंचाया जाएगा। कुंदन, शुक्रिया संजय पुंडीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण के महल चौरी में आज से 4 दिवसीय लोक संस्कृति और कृषि विकास मेले का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगोड़ा ने कृषि मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगने वाले मेलों का अपना अलग ही महत्व है। मेलों में हमारी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। वहीं मंच से उन्होंने मेला समिति को 2 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की है। तैयार की गई है मेला कमेटी द्वारा, जो मुख्य अतिथि जी को सप्रेम रोड वैली कॉन्सेप्ट और केबल वैली कॉन्सेप्ट जो है ये एक हमने शुरू किया है। 8 तारीख को इसका शुरुआत कर रहे हैं। बागेश्वर जिले से इसकी शुरुआत होगी। स्टार्टिंग में हमने 5 पर्वतीय जिले इसमें रखे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत बागेश्वर से माननीय मोदी जी करेंगे। स्थापना दिवस 9 तारीख को है, 8 तारीख को हम शुरुआत करेंगे।
रोड वैली कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा हमने योगदान रखा है। जो 35 से 40 किलोमीटर के बीच के अंदर के गाँव होंगे उनका एक क्लस्टर बनेगा। अब हर वैली में 2000 चारधाम यात्रा से उत्तराखंड को बम्पर कमाई हुई है। केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर, हेलीकॉप्टर और कंडी डंडी से 211 करोड़ रुपए का कारोबार होने की खबर है। वहीं केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से तकरीबन 101 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। वहीं यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार होने की बात कही गई है। वहीं GMVN को भी 50 करोड़ के करीब का आय का अनुमान है। तो चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आमद की खबर आई और इससे करोड़ों का कारोबार हुआ है उत्तराखंड में। तो चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन पूरे सीजन में यात्रा की वजह से करोड़ों का कारोबार उत्तराखंड में हुआ है, जिसका इंतजार पिछले 2 सालों से किया जा रहा था और आखिरकार वो वर्ष आया जब चारधाम यात्रा के दौरान करोड़ों का कारोबार हुआ है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस कारोबार में कितना कारोबार हुआ है। इस सीजन में अब तक 45 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की है। अलग अलग धामों की यात्रा 45 लाख श्रद्धालुओं ने की है। अगर कुल श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो चारधाम यात्रा में स्थानीय उत्पादों को बड़ा मार्केट मिलता है। इस वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद हर बार रहती है और इस बार उम्मीदों पर खरा ये यात्रा उतरी है। घोड़ा खच्चर, हेली सेवा, डंडी कंडी से 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे धाम है वहां पर अलग आंकड़ा सामने आया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी 50 करोड़ की आय हुई है इस बार इस यात्रा सीजन में। और अब यात्रा सीजन तो लगभग पूरा खत्म होने को है और ऐसे में केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की अगर हम बात करें तो वहां से कमाई 109 करोड़ रुपए की हुई है। तो केदारनाथ की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर 109 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में सरकार को भी 8 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। केदारनाथ में जो यात्री पहुंचे, वहां पर जो सेवाएं दी गई, उससे 8 करोड़ का मुनाफा जो है, आय जो है, वो राज्य सरकार को भी हुआ है। केदारनाथ में 5.34 लाख तीर्थयात्रियों ने घोड़े खच्चरों की सवारी की है। तो 5 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ में घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया है, उससे सरकार को मुनाफा हुआ है। सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग से सरकार को मिले हैं 75 लाख रुपए। तो ये राजस्व की प्राप्ति हुई है। टैक्सी चालकों ने औसत आय से 3 गुना ज्यादा कारोबार किया है इस बार, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसलिए इस बार जबरदस्त कारोबार करने का मौका मिला है वहां के कारोबारियों को भी। हितेश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़े हुए हैं। हितेश, इस बार 2 साल के बाद मौका था लोगों के पास कमाई का और बम्पर संख्या में कुल मिलाकर चारों धामों में दर्शन करने वाले यात्रियों को अगर हम जोड़ें तो 45 लाख लोग जो हैं वो यात्रा करने के लिए पहुंचे। इससे जबरदस्त कमाई भी हुई। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और दर्शन के बाद जिस तरीके से 211 करोड़ का मामला सामने आया है, जिस तरीके से 211 करोड़ रुपए चारधाम यात्रा में कमाए गए हैं, हेली सेवा हो या फिर डंडी कंडी हो या फिर घोड़े खच्चर हो, क्योंकि जिस तरह से जो व्यापारियों को जो नुकसान का सामना वहाँ पर करना पड़ा था, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार चारधाम जो यात्रा है इसमें जो व्यापारियों के जो दिल हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर डंडी कंडी हो या फिर घोड़े खच्चर हो, क्योंकि जिस तरीके से घोड़े खच्चरों का मामला सामने आया था, उनकी मृत्यु का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं वो जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे उनमें काफ़ी निराशा देखी जा रही थी। तो उसके लिहाज से भी सरकार ने भी काफ़ी मदद चारधाम यात्रा में व्यापारियों को की है और इसी लिहाज से जो आंकड़े सामने आए हैं बेहद ही आसान ये जो आंकड़े हैं। जी शुक्रिया हितेश त्यागी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो इस बार बम्पर कमाई हुई है। बम्पर संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए इस बार उत्तराखंड का रुख करते हैं और इससे करोड़ों की कमाई वहां के कारोबारी और राज्य सरकार को भी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लक्सर के बालावाली गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। 2 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाइक पर 3 लोग सवार थे और इन्हीं बाइक सवारों में से एक व्यक्ति की मौत हुई है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। लक्सर के बालावाली गांव के पास यह हादसा हुआ। पिकअप और बाइक सवारों की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोग एक बाइक पर सवार थे जो गैर कानूनी भी है और इसीलिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। बाइक पर 2 लोगों के बैठने का नियम है, लेकिन 3 लोग बाइक पर सवार थे, शायद बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस वजह से यह हादसा हो गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। नहाई खाए से शुरुआत हुई है। भगवान सूर्य और छठी माता को समर्पित महापर्व छठ हर साल मनाया जाता है और यहाँ भी उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में भी बड़ी तादाद में लोग छठ का पर्व मनाते हैं और यहाँ पर वेदियों का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार में सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित इस छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। छठ पूजा समिति अपने काम में जुटी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार के सभी घाटों पर पूर्वांचल समाज के लोग आस्था और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। हर की पैड़ी घाट पर लोग सुबह से ही गंगा स्नान करते हुए आज दिखाई दिए। 4 दिवसीय चलने वाले छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। हालांकि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित यह पर्व हर साल की भांति इस साल भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो छठी मैया के स्थान बनाए गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं वो कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। हालांकि इस पर्व को लेकर जो लोग हैं वो खासा उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 30 अक्टूबर को होने वाली देहरादून मैराथन की तैयारियों में उत्तराखंड पुलिस जुटी हुई है। तैयारियों को लेकर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, ये मैराथन न सिर्फ एकता के रूप में सभी को जोड़ेगी बल्कि नशे के खिलाफ लोगों के एकजुट होने का प्रतीक भी साबित होगा। बता दें कि मैराथन में शामिल होने के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चालू है। इस मैराथन में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। मैराथन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाली इस मैराथन में शामिल होने के लिए आप उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं बात यह है कि देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को हर वर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती के अवसर पर इस वर्ष 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको साकार करने हेतु तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने हेतु हमने डबल थीम रखा है, रन फॉर यूनिटी, रन अगेंस्ट ड्रग्स। इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है सभी मिला करके और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है और 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों रेस में हम टाइमिंग चिप देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 30 तारीख को आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि जानकारी दी है डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर यह आयोजन किया जाएगा। देहरादून मैराथन से रन फॉर यूनिटी का संदेश देहरादून से भी निकल करके सामने आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देहरादून मैराथन से रन अगेंस्ट ड्रग्स का संदेश भी देने की कोशिश हो रही है।
तो अब नशे के खिलाफ भी लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मैराथन के जरिए मैराथन का आयोजन उत्तराखंड पुलिस के जरिए कराया जा रहा है। यहां पर 10 लाख रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले विजेताओं को मैराथन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, यानी कि किसी भी रजिस्ट्रेशन शुल्क की जरूरत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं और इस दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं, इस मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं। 30 तारीख को यह दौड़ होगी, मैराथन की शुरुआत होगी। विजेताओं को कुल 10 लाख रुपए के कैश इनाम दिए जाएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रहेगी। साल 2016 से देहरादून में मैराथन का आयोजन हो रहा है और इस बार भी खास संदेश के साथ ये मैराथन का आयोजन होने वाला है। देहरादून में 11 और 21 किलोमीटर की यात्रा होगी। जूनियर कैटेगरी में 16 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के लोग दौड़ लगा सकते हैं और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो दूसरी ओपन कैटेगरी में 21 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इस मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं और दौड़ लगा सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी मैराथन में दौड़ने का मौका दिया जाएगा। इसकी तैयारियों में उत्तराखंड की पुलिस जुटी हुई है और तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। सभी प्रतिभागियों को मैराथन पूरा करने पर फिनिशिंग मेडल भी दिया जाएगा। इसमें जो प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे उन्हें भी मेडल दिया जाएगा। 10 किलोमीटर में टॉप 10 प्रतिभागियों को फिनिशर्स मेडल दिया जाएगा। तो एक खास इवेंट उत्तराखंड पुलिस की तरफ से और इसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबर जोशीमठ से, जहां मलारी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बड़ा गांव के पास कार और स्कूटी में भिड़ंत के बाद स्कूटी सवार 2 महिलाएं जख्मी हुई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे जोशीमठ थाना प्रभारी ने दोनों घायलों को CHC जोशीमठ भेजा है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं स्कूटी को टक्कर मारने वाला कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो मलारी हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। एक कार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मारी है। स्कूटी की हालत को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।